वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान के कैसे क्लॉज बनाई जाती है वो सीखा था। तो लास्ट क्लास में हमारा जो आपसे डिस्कशन हुआ था वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेके हुआ था कि कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लॉज बनती है। ठीक है बच्चे। और अब उसके आगे का देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के जो क्लॉज बनती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है। और हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 तरह की क्लॉजेस पढ़ी थी: प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं आपके सामने एक एक करके सबको डिस्कस करूंगा कि कौन सी होती है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका दूसरा नाम हो सकता है मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी क्लॉज जो होती है हमारे पास में वो कौन सी होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद में जो लास्ट क्लॉज होती है वो कौन सी होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है बच्चे। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये 3 तरह की क्लॉजेज हमारी होती हैं। कैसे कैसे ये काम करती हैं ये हम देखेंगे और क्या इनके पहचानने का तरीका होता है। आखिरकार आपने 3 ही तरह की क्लॉज अगर पढ़ ली तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर अकेली प्रिंसिपल क्लॉज। अकेली प्रिंसिपल क्लॉज को क्या कहते हैं हम? सिंपल सेंटेंस। यही तो पढ़ा था हमने, सिंपल सेंटेंस। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिलाया तो कौन सा होता है? इन दोनों को मिला के जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज को मिलाओ तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। ये 3 तरह के सेंटेंसेस को हमने पढ़ा था, जिसकी आज हम पहचान करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। अब सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, इसका ही दूसरा नाम होता है मेन क्लॉज। ठीक है बच्चे। तो या तो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, दोनों इसी के नाम है। क्या होता है वो देखते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, प्रधान। प्रधानाचार्य को भी तो प्रिंसिपल कहते हैं, तो प्रिंसिपल का मतलब ही होता है प्रधान, सबसे मेन, मुख्य। तो इसका मतलब ये जो क्लॉज है ये अपने आप में सबसे मेन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो कोई सी भी एक ऐसी क्लॉज जिसका कंप्लीट मीनिंग आता है, मतलब एक ऐसी क्लॉज जो अपना कंप्लीट मीनिंग बता सकती है और उसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ए क्लॉज, a clause which has its own complete meaning, its own complete meaning and have no conjunction, and have no conjunction। कोई भी एक ऐसी क्लॉज जो अपना कंप्लीट मीनिंग देती है और उसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं आता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। इसको हिंदी में मैं आपके सामने लिख सकता हूं। एक ऐसी क्लॉज या ऐसा वाक्यांश, एक ऐसी क्लॉज जो अपना पूर्ण मतलब, जो पूर्ण मतलब दर्शाती है, दर्शाती है, और इसमें कोई कंजंक्शन यानी संयोजक नहीं होता, संयोजक नहीं होता, इसे कहते हैं। यानी प्रिंसिपल क्लॉज की 2 शर्तें आपके सामने आती हैं। मैं आपको दोनों कंडीशंस लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा? ए क्लॉज विच हैज इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग। एक ऐसी क्लॉज जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है और उसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं आता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। यानी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बातें इसके अंदर सीखी। पहली बात कौन सी है?
एक क्लॉज जिसके अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, विच हैज इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा हैव नो कंजंक्शन। ये दो शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली शर्त कौन सी है कि इस क्लॉज के अंदर कोई कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये अपना कंप्लीट मीनिंग देनी चाहिए। ठीक है बच्चे, इस क्लॉज को कहते हैं क्या, हम इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। तो कंडीशंस फॉर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती हैं? कंडीशंस फॉर प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं? पहली कंडीशन आपके सामने मैं रखता हूं, वो ये होती है हैव कंप्लीट मीनिंग। ये वो क्लॉज होती है जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है। पहली बात तो ये हो गई कंप्लीट मीनिंग, और दूसरी हैव नो कंजंक्शन, इसके अंदर कोई संयोजक भी नहीं आता है। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि अगर कोई भी शब्दों का समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के बन रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है और उसके अंदर कोई कंजंक्शन भी नहीं है और वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ऐसी क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के ही क्लॉज बनती है। किसको मिला के? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लॉज बनती है। और कोई भी एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आ रहे हो, और ये जो ग्रुप बनेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के, ये अपना कंप्लीट मीनिंग देता हो और इसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं आता हो, तो एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के बनेगा, जो अपना कंप्लीट मीनिंग देगा बिना कंजंक्शन के, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज एक्चुअली कैसी होती है, हम उसे कैसे पहचानेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, यहां पे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम। हमने कहा अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है बच्चे, अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड। और इस सेशन के बीच में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा बच्चे कि एमटीएस का नोटिफिकेशन आपके पास में आ चुका है। जिस बच्चे की उम्र 1 जनवरी 2023 से 18 साल या उससे ऊपर हो गई है, वो एमटीएस का फॉर्म बिना सोचे डाल देना। एक बार भी संकोच मत करना कि फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 10,000 वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है एमटीएस की, और पैटर्न भी इस बार चेंज हो गया है। रीजनिंग और मैथ को क्वालिफाइंग कर दिया गया है प्री के लिए, और इंग्लिश और आपकी जो जीएस है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मैथ्स में और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और जो आपका सेकंड डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो हटा दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना आसान हो गया है। आप सिलेक्शन लेने के लिए अपने एमटीएस की तैयारी करो। ये सोच के ये मत बैठ जाना कि अरे एमटीएस का फॉर्म क्यों डालें, हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। एमटीएस का फॉर्म क्यों डालें, हम तो सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं। एमटीएस का फॉर्म क्यों डालें, हम तो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट लेवल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एमटीएस का फॉर्म डालना चाहिए। आप सिलेक्शन तो लो, ज्वाइनिंग लेना या ना लेना वो आपके हाथ में है। आप सिर्फ क्या लो? सिलेक्शन। क्योंकि आपको जब एक सिलेक्शन मिल जाएगा तो न जाने कितने लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे। तो ये सिलेक्शन आप सिर्फ इसलिए मत लो कि आपको एमटीएस की नौकरी करनी है। ये सिलेक्शन आप इसलिए भी लो क्योंकि आपको न जाने कितने लोगों के मुंह पे ताले लगाने हैं, है ना जी। आपके पास में ज्वाइनिंग लेना या ना लेना ऑप्शन होता है। खुदा की मार नहीं है कि सिलेक्शन ले लिया है तो अब ज्वाइनिंग लेने भी आ। तुम सिर्फ सिलेक्शन लो, और जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं या तुम्हारे आस पड़ोसी होते हैं या तुम्हारे जितने भी यार मित्र होते हैं, जो भी इंसान तुमसे मिलता है और एक प्यारा सा तमाचा तुम्हारे मुंह पे मारता है कि क्यों क्या कर रहा है, तो तुम बड़े शर्मा के झेप के कहते हो ना कि अभी भी तैयारी चल रही है, नंबर कहीं नहीं आया है। अब सिलेक्शन लेने के बाद में तुम सीना चौड़ा करके कहोगे कि सिलेक्शन मिल गया सरकारी नौकरी का,
कर नहीं रहा हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन नंबर आ गया मेरा। तो सामने वाला तुम्हारी झंड करके चला जाए, तुम्हारे मुंह पे चाटा मार जाए, उसको झंड करने के लिए और उस पर तमाचा मारने के लिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है एक जॉब में। और MTS एक ऐसा एग्जाम है जो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिलाएगा। और जुड़े रहें मेरे साथ इंग्लिश के साथ, आपकी इंग्लिश पे तो MTS में कहीं ना कहीं मैं आपको इंग्लिश में निराश नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन MTS में आपको केवल MTS की नौकरी के ज्वाइनिंग के लिए नहीं लेना है, ना जाने कितने लोगों के ताले बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, वो तमाचा मारने के लिए, ना जाने कितने लोगों की नींद उड़ाने के लिए, वो लेना है आपको। तो प्लीज MTS का फॉर्म भर देना, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हम चल रहे हैं लेके, कि प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे पहचाना जाता है। इसमें सेकंड देखते हैं, ठीक है जी। यहां पे लिखा है सचिन इज माई नेबर, सचिन मेरा पड़ोसी है। सचिन इज माई नेबर, NEIGHBOUR, ठीक है। तीसरा देखते हैं, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है, ठीक है। और चौथा देखते हैं, यहां पे दिव्यांशु इज द टेक्निकल हेड ऑफ अवर टीम, हमारी टीम का टेक्निकल हेड दिव्यांशु है। अब इन जरा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी। देखिए इंग्लिश इंटरकनेक्टेड होके चलती है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, थर्ड लेक्चर है, तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देख लें ताकि थर्ड वाला भी आपको क्लियर हो जाए। तो जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख रखा है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना जानते हैं। हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो जहां से हमें वर्ब मिलती है उस वर्ब से फुल स्टॉप तक क्या होता है बच्चे, प्रेडिकेट होता है। तो ये आपको क्या मिल गया, प्रेडिकेट। और अमित जो कि वर्ड वर्ब से पहले आता है और वर्ब से हु का जवाब देता है। अच्छा, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, अमित। तो यहाँ पे हु का जवाब भी यही दे रहा है और वर्ब से पहले भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मुझे आप एक बात बताओ, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्या बनती है, क्लॉज। और यदि ये जो क्लॉज बन रही है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है बिना कंजंक्शन के, तो कौन सी बन जाएगी, प्रिंसिपल क्लॉज। इसी बेसिस पे अगर आप देखें आगे, तो आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाया तो क्या बन गई, क्लॉज। क्या इसमें कोई कंजंक्शन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है, हाँ दे तो रही है कि अमित मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इस क्लॉज को अगर आप गौर से देखें तो अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड, इस सब्जेक्ट और इस प्रेडिकेट को मिला के जो क्लॉज बन रही है ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है बच्चे, और इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा है। इसीलिए ये अपने आप में जो है ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है ये, प्रिंसिपल क्लॉज। इसी पैटर्न पे अगर आप नीचे आते हैं और देखते हैं, सचिन इज माई नेबर, सचिन मेरा पड़ोसी है। इस सेंटेंस के अंदर हमें पता है लेफ्ट टू राइट चलने पे जहां से वर्ब मिलेगी वहां से फुल स्टॉप तक क्या है, प्रेडिकेट। और जो भी वर्ड वर्ब से पहले यानी क्रिया से पहले लिखा है और क्रिया से कौन यानी हु का जवाब दे रहा है वो सब्जेक्ट है। अच्छा, हु इज माई नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है, सचिन। तो वर्ब से हु का जवाब भी सचिन दे रहा है और वर्ब से पहले भी आ रहा है, इसलिए सचिन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। ये क्या बच्चे, सब्जेक्ट। और ये क्या था, प्रेडिकेट। अब जब आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाया तो क्या बन गई, क्लॉज। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। और इस क्लॉज में कोई भी कंजंक्शन नहीं है और ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है, यानी सारी शर्तें पूरी होती हैं। एक ऐसी क्लॉज जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं है और ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेटा प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। अब नीचे आते हैं, जहां से लेफ्ट टू राइट चलने पे वर्ब मिली वहां से डॉक्टर तक क्या है, ये प्रेडिकेट। ये क्या है, प्रेडिकेट है ये।
इज अ डॉक्टर, ठीक है। और इस प्रेडिकेट को छोड़ के इस वर्ब से पहले जितना मिल रहा है ये आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। और वैसे भी आप एक काम करो, इस वर्ब से हु का जवाब मुझे पूछ के बताओ फटाफट। हु इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई डॉक्टर है। तो इसका मतलब माई ब्रदर यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या है? इज अ डॉक्टर, प्रेडिकेट। अब आप खुद जानते हो बच्चे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्या बनती है? क्लॉज। और ये क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है, इसलिए ये क्या है? क्या है ये? प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा है और ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है। कोई भी एक ऐसी क्लॉज जिसमें कंजंक्शन नहीं आता है और वो अपना संपूर्ण कंप्लीट मीनिंग बताती है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। यानी ये भी क्या है अपने आप में? प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है बच्चे। चौथे पे सब चलते हैं। दिव्यांशु इज द टेक्निकल हेड ऑफ अवर टीम। हमारी टीम का जो टेक्निकल हेड है वो हमारा प्यारा भाई दिव्यांशु है ना, ये हम सब जानते हैं। अब आप मुझे फटाफट एक बात बताएं कि जहां से वर्ब शुरू होती है वहां से प्रेडिकेट शुरू होता है ना, लेफ्ट टू राइट चलने पे, आपको पता है। और कहां तक जाता है प्रेडिकेट? या तो फुल स्टॉप तक या कंजंक्शन से पहले तक। इस सेंटेंस में कंजंक्शन बेटा कहीं नहीं आ रहा है लेकिन फुल स्टॉप आ रहा है। तो इसका मतलब इज द टेक्निकल हेड ऑफ अवर टीम, यहां तक क्या आएगा आपका? प्रेडिकेट। और दिव्यांशु क्या है? सब्जेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस सब्जेक्ट और इस प्रेडिकेट को अगर मिलाते हैं तो क्या बनती है? क्लॉज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के बनी जो क्लॉज है, क्या ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही है? मुझे खुद बताओ, आप दे रही नहीं दे रही है? अरे बिल्कुल दे रही है। दिव्यांशु इज द टेक्निकल हेड ऑफ माई टीम, अवर टीम, हमारी टीम का टेक्निकल हेड दिव्यांशु है। कंप्लीट मीनिंग भी है, कंजंक्शन कोई आ नहीं रहा। तो एक ऐसी क्लॉज जिसमें कंजंक्शन नहीं आ रहा है और ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है, तो अब तो मान लो ना ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है जी। क्या है ये? प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 4, बच्चे ये चारों एग्जाम्पल्स आपको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के नजर आते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई भी सेंटेंस सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज को मिला के बन रहा है, सिर्फ मेन क्लॉज से बन रहा है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य कहते हैं, है ना। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये चारों एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो जिन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉज कह रहे हैं, क्या ये अपने आप में एक वो नहीं है क्या? सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सही बात है। ये चारों क्या है? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लॉज कौन सी है हमारे पास में? नेक्स्ट क्लॉज हमारे पास में है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको पता है कौन सी क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी? एक ऐसी क्लॉज जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा होगा, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो आप यहां लिख सकते हैं ए क्लॉज which has its own incomplete meaning। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं मिलता, ये इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, अधूरा मतलब बताती है आपको। तो ए क्लॉज विच हैज इट्स ओन इनकम्प्लीट मीनिंग एंड हैव अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एंड हैव अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके अंदर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होता है बच्चे। एंड हैव अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन is known as subordinate clause, is known as subordinate clause। कोई भी एक ऐसी क्लॉज जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकती है और उसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होता है, तो वो कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो कौन कौन सी आपने देखा यहां पे शर्तें हैं इसकी? कंडीशंस फॉर
कंडीशंस फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज की कंडीशन क्या कहती है बच्चे, पता है आपको? कंडीशंस फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है वो देखेंगे हम। इसे थोड़ा छोटा करके ऊपर, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या शर्त होती है। ठीक है, सबसे पहली शर्त क्या होती है कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लॉज की? कंडीशन फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज, पहली कंडीशन क्या होती है? इनकम्प्लीट मीनिंग। इनकम्प्लीट मीनिंग मतलब ये क्लॉज कभी भी अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकती है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग दे रही थी, लेकिन ये अधूरा मतलब बताती है, इनकम्प्लीट मीनिंग बताती है अपना, इनकम्प्लीट मीनिंग। ठीक है, और सेकंड, इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ इसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी लगा होता है। अब सर ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बताओ सर कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं? ये भी तो डाउट आ गया। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है? ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एक ऐसी क्लॉज जिसका अपना खुद का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, जो अपना इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, और उसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी आता है। तो एक ऐसी क्लॉज जो अपना इनकम्प्लीट मीनिंग देती है और उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है, इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यानी एक बात तो क्लियर होती है बच्चे कि अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना है तो आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की पहचान होनी चाहिए। तो चलिए ये देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की एक लिस्ट बता देता हूं कि अगर आपको इनमें से कोई कंजंक्शन मिले तो वो सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है आपके पास में? आता है सिंस, और कौन सा आता है? एज, एक कौन सा आता है? बिकॉज। ठीक है, एक होता है अनलेस, एक होता है अनटिल, जब तक कि ऐसा ना हो, अनटिल। इसके बाद में कौन सा आता है? वाहिल। जितने भी आपके WH वर्ड होते हैं ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। वाइल, वैन, वेयर, वाइल, वैन, वेयर, वाई, हाउ, विच, व्हाट, हु, whom। इसके अलावा दैट, इसके अलावा दो, दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, दो। इसका एक और इसके जैसा ही कंजंक्शन होता है जो सेम मीनिंग रखता है, ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब भी ये होता है हालांकि या यद्यपि। ठीक है, तो आपके पास में सिंस, एज, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, वाइल, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, विच, व्हाट, हु, whom, दैट, दो, ऑल्दो। ठीक है, एक्सेट्रा। एक बिफोर भी आता है, एक आफ्टर भी आता है। बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। अब इसमें एक चीज समझने वाली है बच्चे, वो ये है कि जितने WH वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे तो सवाल पूछते हैं, जैसे कि हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, विच इज योर फेवरेट कलर, या फिर व्हाट इज योर फेवरेट कलर, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो अगर ये शब्द सवाल पूछने के लिए शुरुआत में आते हैं तो इन्हें कंजंक्शन नहीं कहा जा सकता, तब तो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो बेटा अगर इन्हें कंजंक्शन कहना है, संयोजक कहना है, तो इन्हें सेंटेंस के बीच में आना पड़ेगा।